राम नाम का एक व्यक्ति था जो बिजली विभाग में लाइनमैन का काम किया करता था। पूरे गांव में वो अपने काम के लिए जाना जाता था। किसी भी तरह की बिजली की समस्या होने पर लोग उसी को बुलाते थे और राम भी बहुत धीरज से सबका काम करता था। राम की स्वाति नाम की एक बेटी थी जो अपने पिता के काम को बहुत पसंद करती थी और उसको देख देखकर बिजली का काम सीख रही थी। वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन, मैं काम के लिए निकल रहा हूं, तुम घर पर ठीक से रहना स्वाति, ठीक है ना? ठीक है पापा। उसके पिता के जाने के तुरंत बाद मैं भी एक दिन पापा की तरह लाइनमैन का काम करूंगी, क्योंकि अब मैंने उनका सारा काम सीख लिया है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे करने देंगे या नहीं, पर मैं उनसे एक बार पूछूंगी जरूर। एक दिन जब भारी बारिश होने के कारण राम घर ही पर रुका हुआ था, तब स्वाति ने सोचा कि अपने पापा से बात करने का सही मौका है। आज मैं किसी न किसी तरह अपने पापा से बात करूंगी। लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, कौन बोल रहा है? राम, मैं बोल रहा हूँ, सुब्बा। बताओ, कैसे याद किया आज मुझे? इस भारी बारिश की वजह से यहाँ बिजली के तार टूट गए हैं और इस कारण से हमारे यहाँ बहुत देर से बिजली नहीं है। अब बारिश थोड़ी कम हुई तो मैंने सोचा कि मैं तुमको एक बार तार देखने के लिए बुला लूं। तो बताओ भैया, तुम आ सकोगे क्या? हाँ हाँ जरूर। सुबह बहुत देर से तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं है, मैं जल्दी आकर इसे ठीक कर देता हूँ। धन्यवाद राम भाई, तुम्हारे इसी अच्छे स्वभाव के कारण ही लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। राम जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक स्वाति उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बेटा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कहो ना, कहो। पापा, वो मैं कहना चाहती थी कि हाँ हाँ बोलो ना, जो भी बात है बेझिझक मुझसे कहो। पापा, मैं आपके साथ बिजली का काम करना चाहती हूँ। मैंने आपको देख देख कर सब कुछ सीख लिया है और अब तो मैं खंबे पर भी चढ़ सकती हूँ। मुझे काम बहुत पसंद है पापा। तुम एक लड़की होकर ये सब क्यों करना चाहती हो स्वाति? अगर मैं लोगों को इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझसे तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देंगे। ना, ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ऐसा कहकर उसने स्वाति को ये काम करने से मना कर दिया और ये सुनकर स्वाति बहुत दुखी हो गई। लड़कियां भी हर तरह के काम को अच्छे से कर सकती हैं और एक ना एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगी। इस बीच राम सुब्बैया के घर पर बिजली की जांच करने पहुंच जाता है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई स्विच ऑन मत करना। ठीक है भैया, जब तक आप नहीं बोलोगे हम स्विच ऑन नहीं करेंगे। राम तार को ठीक करता रहता है, पर इसी बीच सुब्बा का बेटा वहां खेलता हुआ आता है और बिजली का स्विच ऑन कर देता है। रामिया को एकदम से झटका लगता है। ये देखकर सुब्बा के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ पड़ता है और जल्दी से जाकर स्विच ऑफ करता है, पर तब तक राम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया राम भैया को? वो तुरंत राम को अस्पताल लेकर जाता है। राम के हाथ और पैर सुन्न पड़ गए हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक ठीक हो पाएगा। अब सुब्बा राम को उसके घर वापस ले जाता है। हालांकि राम जीवित तो था, पर अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। उसे इस हालत में देखकर, पापा ये सब कैसे हो गया? पापा, पापा। अपने पापा को इस हालत में देखकर वो टूट सी जाती है। स्वाति, उदास मत हो मेरी बच्ची, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। दिन बीतने लगते हैं। इधर स्वाति अपने पापा का पूरा ख्याल रखती है। बेटा स्वाति, मैं तुम्हें अपनी वजह से दुखी नहीं देख पा रहा, पर मुझे तो अपने पापा की देखभाल करने का अच्छा मौका मिल गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ समय और बीत गया। एक दिन स्वाति अपने पापा को खाना खिला रही थी कि अचानक घर के बाहर तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है।
राम दुख से कहता है, जब भी गांव में बिजली की कोई समस्या होती थी तो लोग मुझे मदद के लिए बुलाते थे। अब मैं किससे मदद मांगू? तार जब तक नहीं जुड़ेंगे बिजली नहीं आएगी। ये सुनकर स्वाति को बुरा लगता है। स्वाति अपने पापा को पहले खाना खिलाती है। अब आप देखना पापा, मैं इसे कैसे ठीक करके दिखाती हूँ। वो चौंक जाता है। नहीं नहीं बिटिया, ये बहुत खतरे का काम है, तुम नहीं करना, नहीं करना। आप देखिए तो मैं यूं गई और यूं आई। हालांकि उसके पापा उसे बाहर जाने से रोकना चाह रहे थे, पर वो जाकर बिजली के तारों को जोड़कर तुरंत ही ठीक कर देती है। राम ये देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना? मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचान नहीं पाया था बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर इस बात के लिए भरोसा नहीं किया था और तुम्हें सख्ती से मना कर दिया था। आप मुझसे माफी मत मांगो पापा। सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को खतरे के काम से दूर रखना चाहते हैं। जब भी आप ये काम करते थे ना, तो मैं आपको बहुत गौर से देखती थी और मैंने इसी तरह सब काम सीख लिया। स्वाति के बोलने के तरीके से राम बहुत खुश होता है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन एक आदमी राम के पास आकर कहता है, क्षमा करना राम, ऐसा लगता है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम था। क्या काम है पहले बताओ तो? मेरे घर में बिजली के तार टूटकर गिर गए हैं, मुझे कोई चाहिए जो आकर उनकी मरम्मत करे। ठीक है भाई, कल मेरी बेटी आकर ठीक कर देगी उन्हें। क्या तुम्हारी बेटी आकर ठीक करेगी? तो क्या हुआ? तुम्हारे बिजली के तार ठीक हो जाएंगे, मेरी बेटी कर देगी। अगले ही दिन स्वाति उनके घर जाकर बिजली का सब काम ठीक से कर देती है। उस दिन के बाद से जहां कहीं भी बिजली की समस्या होती थी, स्वाति वहां जाकर उसको ठीक करती थी। वो खंबे पर चढ़कर भी तार ठीक कर लेती थी और इसके लिए सब लोग उसके साहस की दाद देते थे। एक दिन बिजली अधिकारी अपने सहायक से बात करते हुए, अरे भास्कर, मैंने सुना है कि राम बिजली का झटका लगने से अब काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उस गांव की बिजली की समस्या को कौन सुलझा रहा है? मैं भी नहीं जानता सर, पर अभी तक हमें वहाँ से एक भी शिकायत नहीं आई है। चलो एक बार हम खुद उस गांव में जाकर जांच कर लेते हैं। फिर वे उस गांव में पहुंचते हैं जो राम की देखरेख में आता था और स्वाति को एक पोल पर चढ़कर तारों के साथ काम करते हुए देखते हैं। कौन है ये बहादुर लड़की जो खंबे पर चढ़कर तारों के साथ काम कर रही है? तब पास खड़े लोगों ने उसे बताया कि वो राम की ही बेटी है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और स्वाति को नीचे आने के लिए कहता है। तुम बहुत काबिल हो, मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी। फिर उसने सभी गांव वालों के सामने स्वाति की भरपूर प्रशंसा की और उसे बिजली विभाग में नौकरी के साथ साथ सरकार से पुरस्कार भी दिलवाया। राम बड़े गर्व से अपनी बेटी को निरख रहा था। एक गांव में सुरेश और शोभा नाम के एक बाप बेटी रहते थे। शोभा की मां की मृत्यु के बाद सुरेश ने एक साथी के रूप में रमा नाम की लड़की से शादी कर ली। वो शोभा की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। शोभा बहुत खुश थी। एक दिन सुरेश शोभा के पास आया। शोभा बिटिया, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है, वही कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताओगी? पूछो पूछो। क्या नई माँ तुम्हारी अच्छी देखभाल कर रही है? उसने ऐसे पूछा। फिर शोभा, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वो मेरी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। वो मुझसे कभी तेज आवाज में भी नहीं बोलती। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है गुड़िया, अपना होमवर्क कर लो। ये कहकर वो वहां से चला गया। फिर वो रमा के कमरे में गया और ऐसा कहा। रमा, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। जब मैंने फिर से शादी करने के बारे में सोचा तो मैं चिंतित था कि तुम शोभा की देखभाल कैसे करोगी। इतने दिनों मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। रमा बोली, वो अकेली तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। मेरे सिवाय उसकी देखभाल कौन करेगा? अब से शोभा की कभी चिंता मत करना। उन वचनों को सुनकर सुरेश एकदम निश्चिंत हो गया। 1 वर्ष बाद रमा ने एक बालक को जन्म दिया। उस परिवार में खुशियां छा गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। रमा का अपना बेटा हो जाने के बाद भी वो शोभा से पहले की तरह ही थी। एक दिन रमा बाजार जा रही थी तो रास्ते में उसे श्यामला मिली।
अरे रमा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ श्यामला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम बाजार की तरफ जा रही हो? हाँ, जा रही थी। तो साथ ही चलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। हाँ तो बताओ, परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तुम अपनी पति की दूसरी पत्नी हो ना? क्या कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। और तुम्हारी सौतेली बेटी, उससे? मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम सब बेहद खुश हैं। अभी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि आगे जाकर कोई समस्या ना खड़ी हो। क्या कहना चाह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने उस लड़की को जन्म नहीं दिया। ध्यान रखना कि संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे बेटे और उसके बीच बराबर हो। कभी बड़ी लड़की सब न ले जाए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। अभी नहीं समझोगी, बाद में पछताओगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही वो दोनों बाजार चली गई। रमा उस मुलाकात के बाद उलझन में पड़ गई। जैसा श्यामला ने कहा, क्या मेरे बेटे के साथ अन्याय होगा? जब वह ऐसा सोच रही थी, सुरेश बाहर से आया और एक पैकेट रमा को देते हुए कहा, रमा देखो, मैं बच्चों के लिए कपड़े लाया हूँ। उसने पैकेट रमा को दिया। रमा ने कपड़े बाहर निकाले और देखा, शोभा की पोशाक बहुत सुंदर थी, जबकि रमा के बेटे की ड्रेस सामान्य। ये क्या, शोभा की ड्रेस इतनी शानदार लाए हो, लेकिन मेरे बेटे की ड्रेस में कुछ खास नहीं। शोभा स्कूल जाती है ना, इसलिए मैंने उसके लिए एक जरा हटकर खरीद ली ड्रेस। हमारा बेटा तो अभी घर पर ही रहता है, इसीलिए नॉर्मल सी खरीदी। सुरेश के कहने पर रमा को लगा कि श्यामला ने जो कुछ कहा है वो सच है। दिन ब दिन रमा का दिमाग उलटने लगा कि सुरेश उसके बेटे के साथ अन्याय कर रहा है, और वो एक दिन श्यामला से मिलने गई। अरे रमा, आज अचानक मेरे घर? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। क्या बात? मुझे लगता है तुमने जो कहा था वो सच है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के साथ अन्याय होगा। मेरे पति अपनी बेटी पर ज्यादा प्यार दिखाते हैं। मैंने कभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है तुम्हारी बात सच है। ओह, क्या ऐसा है? फिर तुम क्या करने की सोच रही हो? यही तो मैं समझ नहीं पा रही और तुमसे पूछने आई हूँ। समस्या तो तुम्हारी सौतेली बेटी से है, तो उसे अपने जीवन से हटा दो। ये कैसे संभव है? उसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दो जिसके बच्चे ना हो, तो तुमको पैसा भी मिलेगा। रमा घबरा गई। हे भगवान, क्या होगा अगर मेरे पति को इसके बारे में पता चल गया? अरे, ये मत कहना कि तुम बेच रही हो। उसने रमा के कानों में कुछ खुसफुसा कर कहा। रमा को ठीक लगा और सुरेश से, सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ रमा, क्या बात है? हम अपनी बेटी शोभा को शहर में मेरे रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं। वहाँ बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं। उनके बच्चे भी नहीं। वे शोभा को भेजने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वो उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। अगर उसे अच्छी शिक्षा मिले तो भेज सकते हैं। वो राजी हो गया। तब रमा ने सुरेश की जानकारी के बिना एक दंपत्ति से पैसे लिए और शोभा को उनके पास भेज दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शोभा की नानी चेकअप के लिए अस्पताल गई। जब वो लौट रही थी तो उसने देखा कि शोभा वहाँ खेल रही है। अरे, ये बच्ची तो शोभा की तरह दिख रही है। वो तुरंत उसके पास गई। बेटी शोभा। नानी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे देखकर मिलने आई हो? नहीं बेटी, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी अंदर से एक शख्स आया। शोभा, मैंने तुमसे कहा था किसी बाहरी व्यक्ति से बात मत करना। अंदर आओ। तुम कौन हो? हमारी शोभा यहाँ कैसे आई? उसके माता पिता ने उसे पैसे लेकर हमें बेचा है। उसने ऐसा कहा और शोभा को अंदर ले गया। ये सुनकर नानी आग बबूला हो गई और सीधे सुरेश के घर पहुंची। क्या तुम में कोई शर्म है? तुम एक जरा सी बच्ची को नहीं पाल सके? फिर तुम उसे इस जीवन में लाए ही क्यों? जैसे ही मेरी बेटी की मौत हुई, मुझे अपनी नातिन को अपने साथ ले जाना चाहिए था। तुम जैसे राक्षस ने पैसे के लिए उसे बेच दिया। मेरी बेटी की आत्मा तुम्हें कोसती होगी। इस तरह वो बिना रुके खौलते पानी की तरह उफनती रही। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी बेटी को बेच दिया? उसने ऐसे पूछा। फिर नानी ने सब कुछ बताया। सुरेश को झटका लगा और रमा से, क्यों रमा? हमने उसे पैसे के लिए नहीं बेचा है ना? तुमने कहा था वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मेरी सास को बताओ। उसने ऐसे पूछा।
तब रमा डर के मारे चुप हो गई। सुरेश समझ गया और उसे जमकर पीटा। रमा ने सब कुछ सच उगल दिया। सारी बात को सुनकर, तुमने अपनी सहेली की बकवास सुनी और सोचा कि मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दो। तुम इतनी इनसिक्योर हो। मैंने कभी बच्चों के बीच कोई फर्क नहीं किया। तुम्हारे दिल में बेवजह की शंका थी, इसलिए हर बात गलत नजर आई। सबसे पहले पैसे लाकर दो, मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। तब रमा ने पैसों से भरा ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सुरेश ने वो पैसा लिया और तुरंत चल दिया। वहां शोभा को खरीदने वाले लोग दूसरे देश जाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी सुरेश वहां पहुंच गया और उनसे कहा, मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोलकर मेरी बेटी आपको बेच दी। अपने पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। इस तरह उसने उनसे बहस की और शोभा को घर ले आया। रमा, अब तुम मेरे घर पर एक पल और नहीं रुक सकती। अपना सारा सामान उठाओ और निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें धकेल दूंगा। सुरेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ। मैंने दूसरे की बातों पर विश्वास कर लिया और इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अब ऐसा नहीं होगा। उसने विनती की। सुरेश ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद रमा बिना किसी बुरी शंका के दोनों बच्चों के साथ सुख से रहने लगी। हमें दूसरों की कही बात को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर